सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा और काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। पेन और कॉपी लेकर बैठेगा तो और अच्छे से आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर पाएंगे। बेसिकली इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करता हूँ जो कि आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एसे, एथिक्स, जो हर एक एग्जाम में हर एक लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। चाहे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर जीडी भी आप लोग देने जाएंगे ना, कल को डिस्कशन के अंदर बैठेंगे तो वो भी आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो काफी अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, लेक्चर को, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो क्वेश्चन इसके बीच में पूछता हूं उनको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि वो हमेशा वो क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अपनी छुट्टियां जो है वो अच्छे से एंजॉय कर ली होंगी और अब आप लोग बैक टू द पवेलियन आ रहे हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग मेल मुझे पर्सनली लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, आप लोग इससे जरूर मोटिवेट होंगे। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, उसमें ये बोला गया कि सर पिछले 4 दिनों से मैंने करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी। ठीक है, पिछले 4 दिनों से मैंने ना तो द हिंदू देखा और ना ही नैनो मैगजीन वाली वीडियो देखी, पर हाँ पिछले 4 दिनों में मैंने लगकर पॉलिटी का रिवीजन कर डाला, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि करंट अफेयर की वीडियो जो है उसको थोड़ा सा आराम से देखूंगा। पॉलिटी में ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूं, तो मैंने सारी की सारी पॉलिटी की वीडियो जो है वो पिछले 4 दिनों में बैठकर मैंने पॉलिटी की वीडियो जो है वो निपटाई है। इसमें जो पिछले 4 दिन है, मतलब 4 से 5 दिन उसके द्वारा बोले गए थे, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है अपना वो बेसिकली डेडिकेट किया है कि अपना वीडियो देखनी है। मैक्सिमम टाइम जब भी टाइम मिले अपना वीडियो देखनी है। तो हो सकता है एक तरीके से अगर आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख चुके हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मान लीजिए आप लोगों को लग रहा है फिलहाल जो उसकी स्पीड है, तो हो सकता है कि आप लोग उसको भी स्पीड कर लें, जैसे कि 1.5 की स्पीड पर आप लोग उसको सुन लें, तो इस तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाता है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और अब ये बंदा जो है बैठकर अपनी जो करंट अफेयर की वीडियो उनका सबका रिवीजन करेगा। यार इसको कहते हैं टाइम का यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई इंसान अपने टाइम को यूटिलाइज करेगा, आप लोग समझ सकते हैं कि जिस इंसान का जितना जज्बा है इन चीजों को लेकर कि दिवाली की छुट्टी में उसने पॉलिटी खत्म कर दी, उस इंसान के सामने कोई कंपटीशन में टिक पाएगा। तो ऐसा जज्बा यार आप लोगों को लाना पड़ेगा। रियलिटी में आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ये नहीं कि ढुलमुल रवैया है, आज पढ़ ली कल छोड़ दिया, परसों पढ़ लिया और तरसों छोड़ दिया। अगर इस रवैये में आप लोग लगे रहोगे तो नहीं कोई एग्जाम आगे निकलने वाला है, ना ही अब तक निकला है। और इसी पैटर्न में चलते रहोगे तो आगे भी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा कड़वा लगेगा पर लेकिन सत्य है, सत्य वचन है। जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। उन्हें कहते हैं कि गद्दी का हकदार वही बनेगा जो रियलिटी में उसके काबिल होगा। तो रियलिटी में अगर आप लोग उस लेवल पर जाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उसके हकदार हैं, नहीं तो कोई और उसका हकदार होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक ओपन कंपटीशन में आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों की स्कूल की एजुकेशन नहीं है या फिर आप लोगों का जो कॉलेज की पेपर नहीं है जिसमें आप लोग काम चला लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को लगकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही काम आप लोगों का ताउम्र आप लोगों को ऐसी पोजीशन पर पहुंचाएगा जहां से आप लोग ये जान पाएंगे कि हाँ अपनी जिंदगी किस तरीके से लेकर चलनी है। अगर आज लापरवाही बरतोगे तो आगे फिर आप लोगों को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो भी लेक्चर आप लोग के बचे हैं अब तक, सबसे पहले तो उनको कंप्लीट करना। इसी के साथ में कोशिश करो कि जो भी चीजें बच रही हैं रिवीजन अपना उनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो भी एग्जाम अभी आप लोग दे रहे हो, रिपीटेडली कई सारे एग्जाम अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए रिवीजन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर जरूर रखिए। ठीक है, आई होप कि ये बातें आप लोगों की समझ में आएंगी। आगे चलता हूं, बात की जा रही है अगर कुछ सीखना है तो अपने पास्ट से सीखो। पास्ट हमेशा आप लोगों के लिए बेस्ट टीचर का काम करता है। पास्ट में जो भी गलतियां आप लोगों के द्वारा की गई है उनको रिपीट न करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, और यही तरीका होता है जिंदगी को सही तरीके से जीने का। अगर पास्ट से एक बार सीखने की आप लोगों ने आदत बना ली तो जिंदगी में किसी टीचर की आप लोगों को प्रॉपर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का पास्ट ही आप लोगों के लिए एक बेस्ट टीचर का काम करेगा। 2 वीडियो लाइफ का पार्ट बना लो, करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन इतना कवर करा दूंगा कि एग्जाम में बैठकर कभी भी अनकंफर्टेबल फील आप लोग नहीं करेंगे। और लेक्चर सुनने के बाद में लगे कि इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। आप लोग यहाँ पर देखते हैं सारी पीडीएफ, इवन आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जाकर यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। काफी सारे बच्चे यहाँ पर आंसर पोस्ट करते हैं, उनका आंसर भी पढ़िए और अपना भी आंसर आप लोग पोस्ट करिए। ठीक है, 53,000 के करीब यहाँ पर बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ग्रुप है, इनको आप लोग फायदा उठाइए और अच्छे से एक माहौल बनाकर एक पढ़ाई का अच्छे से माहौल रखिए। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ओवरव्यू रहेगा, फिर मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा। बाकी ये ऐसा नहीं कि सारे आर्टिकल यहाँ पर इस ओवरव्यू में कवर हो जाते हैं,
बहुत सारे एक्स्ट्रा भी आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जस्ट कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो रिपीटेडली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका रिवीजन आप लोगों का ये रहता है। जैसे अब अगर अभी आप लोगों से बात करूं, जैसे एक्सरसाइज जिसका नाम है शक्ति, ठीक है, एक आर्मी की एक्सरसाइज है, वरुणा एक नेवी की एक्सरसाइज है, और गरुड़ा एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। आप लोगों से पूछ ले इनमें से किसी भी एक्सरसाइज के बारे में कि बताइए किस देश के बीच में है इंडिया के साथ में एक्सरसाइज। तो तीनों एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी कि जो इंडियन ओशियन है उसका जो रिम एसोसिएशन है यहाँ पर, ये पूरा ग्रुप, इसके अंदर 23rd मेंबर अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन किया, तो ये काफी इंपोर्टेंट मेंबर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में समझेंगे। अगर बात करें कॉलोनियल टेरिटरी है यहाँ पर एक इंडियन ओशन के अंदर जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। ये रीयूनियन आइलैंड किस कंट्री का है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एससीओ आप लोग बोलते हैं, इसकी 19th मीटिंग जो नहीं होती, एक तरीके से अलग अलग मुद्दों पर जो मीटिंग होती है, तो वो अभी किसके अंदर देखने को मिली, किस देश के अंदर, ये बताना है। इसमें अभी क्या किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर फोकस किया गया। ट्रैफिकिंग क्या होती है, बेसिकली किसी इंसान को गलत तरीके से पकड़कर ले जाना और फिर उसको एक ऐसे काम में झोंक देना जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे कि कई बार वेश्यावृत्ति में लड़कियों को झोंक दिया जाता है, बच्चों को भिखारी बना दिया जाता है। आप लोगों ने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, तो वो हरकतें यहाँ पर एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आती है, तो उनको रोकने के बारे में बात की जाती है। कौन से दो ऐसे आर्टिकल हैं जो यहां पर बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे संविधान के अंदर, और ये बता दो आप लोगों को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आते हैं। जब आप लोग पार्ट 3 में जाते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेंगे। तो दोनों आर्टिकल कौन से हैं बताइए। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अगर बात करूं तो परमानेंट मेंबर कब बने थे यहां पर, आप लोगों को ये बताना है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के किस ईयर में, तो ईयर आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी एक और कंट्री को यहां पर एक फुल मेंबरशिप दी गई यहां पर अभी, किसकी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी था। अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को ये बताना है कि कब इसको फाउंड किया गया था, यहां पर वो सबमिट कहां पर हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसकी कई हद नहीं है, कई एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, इसको बोलते हैं RATS। RATS की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बेसिकली यहां पर नहीं देखने को मिलेगा जहां पर संघाई कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है, ये दूसरी जगह इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो वो हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये कई बार अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो कि आप लोगों को बात करता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अपने देश की टेरिटरी के अंदर आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो ये संविधान का एक आर्टिकल आप लोगों को अधिकार देता है, ये मूल अधिकार की कैटेगरी में आते हैं आप लोगों के लिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद है ये आप लोगों को बताना है। तो डिस्कशन तो यार काफी प्यारा रहेगा, वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो इतना सारा कुछ जानने को मिलेगा कि आप लोग रियलिटी में चीजों को एंजॉय कर पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जो कि बात करता है लीगल सर्विस डे, हिंदी में बोलते हैं कानून सेवा दिवस। लीगल सर्विस डे जो है बेसिकली ये बताता है कि आज की डेट में हमारे देश में जो अमीर तबका है सोसाइटी का, जिसको आप लोग रिच पीपल बोलते हैं, उनके पास में पैसा है, पावर है, सारी चीजें हैं, अपना आराम से जाकर किसी भी केस को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं पैसे के बल पर लेकिन जो गरीब जो तबका है सोसाइटी में, जो पुअर लोग हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो यहां पर बोला गया कि अफोर्डेबल बनाना है। अफोर्डेबल का मतलब क्या रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, ये अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी काम को करना चाहे तो उसके पास में जो पैसा है उसको यूज कर वो उस काम को अचीव कर सके, उसको कहते हैं अफोर्डेबल। अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कराने से क्या होता है, अगर आप लोग इसको समझ पाएंगे तो आप लोग काफी अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक होता है अफोर्डेबल प्रोवाइड कराना, एक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों को खाना दे रहा है, वो खाना आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार फ्री में खाना खा रहे हैं, ठीक है। अंदर से उन्हें एक तरीके से अंदर से वो वाली वो नहीं आती एक तरीके से कि हाँ एक अच्छी सी एक मोटिवेशन सा नहीं आता कि हाँ एक हक वाली मुद्दा नहीं आता है कि हाँ हक है हमारा ये, ठीक है। फ्री में कहीं मान लीजिए कहीं खाना खा रहे तो एक हक होता है ना कि हाँ ये मेरा हक है, मैंने पैसे देकर लिया है, तो वो वाला नहीं आता है। अफोर्डेबल में क्या रहता है, यहाँ पर रहता है कि आत्मसम्मान वाली बात होती है कि हाँ हम लोगों ने खुद का पैसा देकर ये चीजें खरीदी है। तो अगर अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं एक गरीब को भी, तो कोई ये नहीं बोलेगा यार तो फ्री के माल के ऊपर जिंदा है, ठीक है। वो अपना पैसा देके उसने खुद से सर्विस ली है। तो इसलिए कोई भी सर्विस अफोर्डेबल प्रोवाइड करानी है ताकि इंसान का आत्मसम्मान भी बना रहे और वो उसको लेकर आगे भी बढ़ता रहे। तो इसलिए बोला जाता है कि अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। इवन जो पुराने टाइम में जो गुरुकुल हुआ करते थे, अगर उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां पर जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी तो उनसे भिक्षा मंगवाई जाती थी। तो जो भिक्षा वो मंगवाई जाती थी वो इसलिए मंगवाई जाती थी ताकि वो वहां से उस भिक्षा को एज ए फीस के तौर पर वहां पर बेसिकली एक तरीके से उसको देखा जाता था, ठीक है। उससे अपना लालन पालन भी करते थे और वहां पर जो गुरुकुल होता है उसके अंदर भी उनका काम चलता था। तो इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अफोर्डेबल में इंसान की क्या बनी रहती है, इंसान की एक इज्जत बनी रहती है कि हाँ मैंने खुद से पैसे देकर खरीदा है, किसी ने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है। तो अगर ऐसी सर्विस हम लोग किसी भी फील्ड में प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के मामले
में बात करें, चाहे वो आप लोग एजुकेशन के मामले में बात करें, चाहे वो आप लोग किसी डॉक्टर की सर्विस से रिलेटेड या फिर कोई भी वकील की सर्विस के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर लीगल सर्विस यानी कि वकील की सर्विस के बारे में बात की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये सिंस 1995 यहाँ पर लीगल प्रोफेशनल का जो कंट्रीब्यूशन है उनका एक असिस्टेंट जो था वो अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई गरीबों के लिए, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइए, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताना। ओके, अब जो आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं उसमें एक आर्टिकल तो साथ के साथ में आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये पूरा इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। यानी कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग ये पूरा आर्टिकल जो है ये बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है वो और ज्यादा गाढ़े हो गए, यानी कि याराना दोस्ताना जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो और ज्यादा याराना दोस्ताना बढ़ा है तो इसको और अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी दोनों के बीच में देखने को मिलेगी और भी कैपेसिटी और सशक्त बनाएंगे अपनी जो कैपेबिलिटी है उसमें। ये खासकर अगर समुद्र वाले एरिया में काम करते हैं, स्पेस वाले एरिया में काम करते हैं और साइबर वाले मुद्दे पर काम करते हैं, यानी कि कल को कोई साइबर अटैक होता है वो सारे मुद्दे अपनी सिक्योरिटी के बारे में, तो इन डायमेंशन में भी यहाँ पर इंडिया और फ्रांस जो है अब मिलकर काम करने वाले हैं। यानी कि पहले जो एरिया थे अब उनको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा और ज्यादा इनहेंस किया जाएगा, तो ये मुद्दा है। फ्रांस जो है उसके बारे में अगर बात करें तो कोऑपरेशन विद इंडिया आज की डेट में बात करें तो उसमें काफी इंपोर्टेंट मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर इसलिए फ्रांस टेंशन में आ गया क्योंकि एक ग्रुप था जिसका नाम था AU के US, तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और USA। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के आने से फ्रांस को काफी बड़ा सदमा लगा। वो सदमा इसलिए लगा क्योंकि फ्रांस जो है उसने यहां पर डील साइन की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में कि फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या देगा, वो यहां पर बेसिकली सबमरीन देगा, पनडुब्बी देगा। तो यहां पर ये जो डील थी ये ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी और वो पनडुब्बी जो है इसने यहां पर बेसिकली USA से ले ली। तो इसके चलते अभी यहां पर जो फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है वो थोड़े खटास में आ गए। तो अभी फ्रांस को लगा कोई ट्रस्टवर्दी पार्टनर होना चाहिए। उन्हें कहते हैं दिल टूट जाता है तो किसी अपने के पास में कंधा रखकर रोने का मन करता है, तो वो वाली बात यहां पर देखने को मिल रही है। तो जब यहां पर फ्रांस का दिल टूटा ऑस्ट्रेलिया की साइड से तो उसका कंधा बना इंडिया, तो इंडिया के कंधे पर सर रखकर यहां पर फ्रांस रोया, तो उसके चलते अभी दोनों के रिलेशन जो है वो थोड़े और अच्छे हो गए। अभी फ्रांस के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो कैपिटल आप लोगों को पेरिस देखने को मिलेगी और यूरोपियन यूनियन के अंदर एक काफी इंपोर्टेंट ये कंट्री भी है। तो कल को चलकर यूरोपियन यूनियन में अगर एंट्री हम लोगों को करनी है तो फ्रांस हमारा एक अच्छा सपोर्ट यहां पर बन सकता है। इमैनुअल मैक्रोन आज की डेट में यहां पर प्रेसिडेंट है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो है बेसिकली पेरिस। ठीक है, और अगर बात करें यहां पर फ्रांस के बारे में तो काफी इंपोर्टेंट कंट्री है यहां पर आज की डेट में। अगर आप लोग इसको देखिए एक पावरफुल कंट्री के तौर पर भी इसको माना जाता है। इंडिया के साथ में अगर रिलेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो फ्रांस मैक्सिमम टाइम हमको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है यहां पर इस प्रोग्राम में हमको सपोर्ट करता है। डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमको सपोर्ट करता है। ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है हर एक लेवल पर। यानी कि फ्रांस जो है अभी हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट एक पार्टनर बना हुआ है, आने वाले टाइम में भी हमारे लिए काफी अच्छे से सपोर्ट हम लोग को प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आप लोगों से यहां पर पूछ ले कोई भी इन मुद्दों के बारे में तो आप लोग हल्का सा इसके बारे में लिख पाएंगे। अब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि 2022 में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी किसके पास में रहने वाली है। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल मिलाकर 27 मेंबर हैं। पहले यहां पर 28 मेंबर हुआ करते थे, अब यहां पर जो यूके था वो बाहर निकल गया अभी रिसेंटली, तो यूके के बाहर निकलने से अब 27 मेंबर रह गए हैं। अब इनकी जो करेंसी है वो याद रखना, जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो, वो यूरो यूज करते हैं, और जहां पर ब्रिटेन की करेंसी थी वो थी पाउंड। तो पाउंड में और यूरो में आप लोग फर्क समझिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और डॉलर का सिंबल क्या होता है वो होता है, और अपनी रुपये का सिंबल क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन में जो टोटल 27 मेंबर हैं उनमें से कितने मेंबर ऐसे हैं जो आज के डेट में यूरो एज ए करेंसी के तौर पर यूज करते हैं, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर 2022 में अगर यहाँ पर ये प्रेसिडेंसी इसके हाथ में रहेगी तो इंडिया और पैसिफिक रीजन में एंगेजमेंट बढ़ेगी और इंडिया के लिए और अच्छे यहाँ पर मौके मिलने वाले हैं इंडिया को। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं आप लोगों के जाऊं लेकर, तो यहां पर 1998 के अगर आप लोग बात करें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर फ्रांस हमारे साथ में उभर कर आया। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जो न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट किया गया था इसको बेसिकली उस टाइम पर जब हम लोगों ने अटेम्प्ट किया तो यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा काफी सारे लार्ज स्केल पर क्रिटिसिज्म हुआ कि हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर फ्रांस उनमें कंट्री में से थी जो बहुत कम कंट्री थी जो कि हम लोग को सपोर्ट करी थी, तो फ्रांस ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए हमको सपोर्ट किया था। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहां पर मुद्दा हो गया फ्रांस हमारे लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, कई बार ऐसी टर्म जो है वो एग्जाम में दे दी जाती है और आप लोगों को बोला जाता है इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। इसको बोला गया रेजिडेंट पावर। रेजिडेंट पावर क्या है यहाँ पर,
अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझाऊं, जैसे आप लोगों से बात की जाए फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस कहां पर है ये आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर फ्रांस हो गया, पर लेकिन इसकी टेरिटरी यहां पर इंडियन ओशियन के अंदर, जिसको रियूनियन आइलैंड बोलते हैं। तो अगर कोई कंट्री रहने वाली तो कहीं और की है, पर लेकिन कहीं और किसी एरिया में जाकर वहां पर या तो उसकी टेरिटरी है या फिर वैसे ही काफी ज्यादा रेजिडेंशियल तौर पर यहां पर कनेक्टिविटी उसकी बनी हुई है, तो एक तरीके से यहां पर उसको एक तरीके से देखा जाता है कि यहां पर बोला गया कि रेजिडेंशियल पावर के तौर पर बोला गया कि इज वन दैट डज नॉट ओन टेरिटरी, यानी खुद की कुछ की टेरिटरी नहीं है, ठीक है। तो जो रेजिडेंट पावर क्या है, इज वन दैट डज नॉट ओन इट टेरिटरी, या तो इसकी खुद की टेरिटरी नहीं है या फिर हैव ए टेरिटोरियल प्रेजेंस, यानी कि या फिर टेरिटरी का प्रेजेंस है, या तो यहां पर इसका कोई एरिया नहीं है या फिर एरिया है इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से आप लोग बात करते हैं, एक ताकत के रूप पर गिना जा रहा है, यानी कि चाहे तो उसकी टेरिटरी हो वहां पे, चाहे उसकी टेरिटरी न हो, पर लेकिन उस एरिया में उसको यहां पर एक पावर के तौर पर काउंट किया जाता है, तो उसे रेजिडेंट पावर का नाम दिया जाता है। और फ्रांस तो रेजिडेंट पावर वैसे ही बन गया इंडियन ओशन के अंदर, क्यों? क्योंकि फ्रांस का रियूनियन आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि इसकी पुराने टाइम से टेरिटरी है, जब से फ्रांस और यूके जो है सबको कॉलोनी बना रहे थे, तो तब से फ्रांस के कंट्रोल में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में भी कि रीयूनियन टेरिटरी जो है वो किसकी है, वो फ्रांस की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारी कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कब गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो ये 1998 में किया गया था। क्या आप लोगों को नाम है याद है, इसका नाम क्या दिया गया था? चलिए बताइए, कई बार बता चुका हूं। और यहां पर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अभी मैं आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछता हूं ना, उनके आंसर आप लोग देख लिया करो। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा देता हूं टेलीग्राम पर, ठीक है। आप लोग देखते हैं जो कल क्वेश्चन पूछे थे मैंने कि वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, तो एंडेमिक घाट बोलते हैं। टॉप 3 लार्जेस्ट स्टेट कौन से हैं, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। एनसीआरबी की 3 रिपोर्ट कौन सी है, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, और यहां पर बेसिकली जो प्रिजनर स्टेटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। उसी के साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो थी यहां पर, ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 2070 को रखा गया कार्बन जो एमिशन का 0 टारगेट इंडिया के लिए। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कई सारी चीजें और भी यहां पर जो मुझे अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। तो इससे आप लोगों को काफी फायदा होगा। और कभी कोई वीडियो लेट हो रही है, कुछ पीडीएफ के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इट्स लाइक ए अदर मीडियम टू कनेक्ट विद मी। एक तरीके से यूट्यूब के अलावा भी आप लोगों के पास में एक मीडियम रहता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग जरूर कनेक्ट हो जाइए। ईजी है यहाँ पर चीजें पोस्ट करना, ज्यादा कोई तामझाम नहीं जोड़ना पड़ता है और इजिली पोस्ट कर दी जाती है चीजें, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर डिफेंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो 3 एक्सरसाइज कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि बताइए कि यहाँ पर एक्सरसाइज शक्ति किस किस के बीच में है। तो यहाँ पर ये आर्मी है इंडिया और फ्रांस की। एक्सरसाइज वरुणा किसके बीच में, तो ये नेवी है इंडिया और फ्रांस की। और एक्सरसाइज गरुड़ा किसके बीच में, तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। रिसेंटली अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रेंच जो रफेल है, वो आप लोगों को पता है रफेल का मुद्दा काफी बड़ा बना, तो मल्टी रोल कम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे द्वारा खरीदा गया। तो इसी के साथ में 6 जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, यानी कि जो पनडुब्बी है, वो भी हम लोग यहां पर फ्रांस से खरीद रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह 2005 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, और अभी हमको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, कल को हम लोग अपने देश में भी यहां पर ये चीजें बना पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें हो जाती हैं। और इसी के साथ में यहां पर जो एग्रीमेंट है इसको बोलते हैं बेसिकली, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एक अलग स्टेटमेंट देकर पूछ जाते हैं, प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो यानी कि पारस्परिक रसद सहायता का प्रावधान। यानी कि कल को अगर फ्रांस जो है उसका कोई जहाज हमारे एरिया में आता है, उसको कोई मेंटेनेंस चाहिए, राशन चाहिए, उसमें किसी लोगों के लिए कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, मेंटेनेंस करना है, वॉरशिप, कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कोई ट्रुप्स है, तो वो रूटीनली अगर यहां पर आता है तो हम लोग उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। हमारा कोई जाता है फ्रांस की साइड में तो वो हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के बारे में बात करें, जिसको HADR बोलते हैं, यानी कि मानवीय सहायता और आपदा में भी हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। देखिए यहां पर मान लीजिए कोई जहाज है, यहां पर मान लीजिए कल को फ्रांस ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, अगर फ्रांस के जहाज को फ्यूल चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। पर ऐसा नहीं कि हम लोग इनको गोले बारूद प्रोवाइड कराएंगे कि लो पाकिस्तान के ऊपर जाकर फेंको, नहीं। इनको हम लोग क्या करेंगे, कोई राशन चाहिए इनके लोगों के लिए, वो प्रोवाइड करा देंगे। किसी जहाज में किसी में दिक्कत आ गई, उसको मेंटेन करने का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एक लॉजिस्टिक की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना कि मिलिट्री सपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर।
जिसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे अगर एक मुद्दे के बारे में बात करूं तो यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इंडियन ओशन में कॉमन शेयर इंटरेस्ट है, यानी कि फ्रांस का भी इंटरेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर में, और इंडिया का तो इंटरेस्ट है ही है। अब आप लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई, और यहां पर जो इंडियन ओशन है, ये ओशन बेसिकली हमारी कंट्री के नाम पर ही है। तो इस ओशन में किसी और का दबदबा न बने, तो रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस का, उसके साथ में इंडिया मिलकर काम करता है। और इंटरेस्टिंग मुद्दा यहां पर ये, अभी 23rd मेंबर रिसेंटली फ्रांस के द्वारा ज्वाइन किया गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को। ये कई सारे एग्जाम में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अलग अलग स्टेट में एग्जाम होते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट टाइम कोई कंट्री जो है यहां पर वो ऐसी देखने को मिलेगी जो नॉट ऑन द इंडियन ओशन, यानी कि ये कंट्री इंडियन ओशन की नहीं है, पर लेकिन फिर भी यहां पर उसका कुछ पोर्शन है, जैसे कि यूनियन आइलैंड, तो उसकी वजह से यहां पर पार्ट बन गया। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को लग रहा है मुझे यहां पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में बता ही देता हूं। इसका लोगो आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसके अंदर टोटल मिलाकर 23 कंट्री है। मैक्सिमम कंट्री ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोज, इसी के साथ में इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, ये सिंगापुर, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये है सोमालिया, इसी के साथ में साउथ अफ्रीका, ये हो गया श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई और यमन। 23 कंट्री में जो 22 कंट्री ऐसी हैं जो कि आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिल जाएगी सारी, यानी कि ओशियन की कोस्टल एरिया में देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसका आइलैंड है यहाँ पर, तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर फ्रांस फॉर रीयूनियन एज ए ओवरसीज फ्रेंच टेरिटरी। तो यानी कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस कंट्री की नहीं है, पर उसके आइलैंड की प्रेजेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर ये पार्ट बन गया। तो रिसेंटली अभी फ्रांस को इसका पार्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर बात करें इसको बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1997 में, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया, और ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है। मॉरिशस के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर यूज की जाती है। बात करें डॉक्टर गटोट हरी गानवान, आज के डेट में इसके सेक्रेटरी जनरल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चेयर जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास में, और वाइस चेयर जो है वो बांग्लादेश के पास में 2021 थे, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हो गए इसके बारे में। बेसिकली रीयूनियन आइलैंड काफी बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, इसके चलते इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर करा दिया। जब एग्जाम में G20 के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो अभी इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। पता चला ये क्वेश्चन पूछ लेगी कौन सी अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर नई कंट्री अभी ऐड हुई है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन में डालकर पूछा जाएगा नॉर्मली फ्रांस, क्योंकि फ्रांस यहाँ पे आती तो है नहीं, पर फिर भी फ्रांस पार्टनर बन गया। रीजन क्या था? उसका आइलैंड है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के बारे में, तो इसके ऊपर काफी अच्छे से काम करते हैं। नो मनी फॉर टेरर, यानी कि जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है। इसीलिए हमेशा फ्रांस जो है पाकिस्तान को कई बार क्रिटिसाइज भी करता है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी होती है कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी है, उसको पैसा नहीं देना है, तो उसमें इंडिया और फ्रांस एक ही पायदान पर खड़े हुए नजर आते हैं। फ्रांस बैकिंग इंडिया, फ्रांस हमेशा इंडिया को बैक करता है कश्मीर के मुद्दे पर, और यहां पर पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। और चाइना का जो हरकतें हैं उसको भी यहां पर क्रिटिसाइज करता है। तो इसलिए हमारे लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर फ्रांस, इस मुद्दे पर भी अगर लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि किन मुद्दों पर पहले थे, अब किन को आगे लेकर चल रहे हैं। लोकेशन कहां है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रांस कहां पर लोकेटेड है ये देख लिया, ठीक है। यहां पर ऊपर अटलांटिक ओशन हो गया और नीचे मेडिटेरेनियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि बेसिकली फ्रांस जो है उसके रिलेशन कब से स्टैब्लिश किए गए थे वो देखा। रेजिडेंट पावर क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया, और अभी जो यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्रांस के पास में प्रेसिडेंसी रहने वाली है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, शक्ति, वरुणा और गरुड़ा, ठीक है। तो ये याद रखेगा जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एयरफोर्स के द्वारा अभी यहां पर फ्रांस से क्या खरीदा गया वो बातें हम लोगों ने समझी, और इसी के साथ में कुछ किस किस एरिया में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। रीयूनियन आइलैंड है, कौन कौन से मुद्दे पर काम करते हैं, और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है उसके बारे में जाना। तो एक पूरे आर्टिकल में आप लोगों को 5-6 डायमेंशन जानने को मिल गई। अब क्वेश्चन कहीं पर भी बने, इसी में से मैं 4-5 टॉपिक आप लोगों को निकाल देता अलग अलग, ठीक है। पर लेकिन मुझे लगा कि इस तरीके से चीजें डिस्कस की जाए ताकि अच्छे तरह से आप लोग चीजों को याद रख सके हर एक डायमेंशन से, ठीक है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आप लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर कवर होगी जिसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हो गई, तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये बेसिकली बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में, यहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 19th मीटिंग जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिसेंटली अभी देखने को मिली इंडिया के अंदर में। इंडिया के अंदर देखने को मिली, मेन मीटिंग नहीं थी, बेसिकली आप लोग बोलते हैं साइड जो मीटिंग होती है। तो यहां पर जो फोकस था वो पर्टिकुलर किसके ऊपर था कि कैसे हम लोग को रोकना है और कैसे एक तरीके की चीजों को कंट्रोल करना है, जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है खासकर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है।
तो महिलाएं और बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकना है। करंट जो चेयरमैन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन है? वो है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान अगर देखना है तो मैप में चलते हैं, यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आप लोग देखते हैं ये हो गया तजाकिस्तान, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंट्री हो गया। यहाँ पर अफगानिस्तान के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तजाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर तजाकिस्तान के पास में चेयरमैनशिप है आज के डेट में। और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि कैसे हम लोग नेशन के लेवल पर भी, यानी कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है और दूसरा अपने देश के लेवल पर भी हम लोगों को चीजों को कंट्रोल करना है। तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो अभी उसी के चलते जो यहाँ पर एक कोऑपरेशन बनाने की बात की जा रही है ताकि जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी साथ में लेकर चला जा सके, कैसे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है, बच्चों को लेकर उनको हम लोग टैकल कर सके। तो इसके चलते कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इन मुद्दों के बारे में, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बेसिकली किस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व करती है, रिक्रूट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसफर करती है, हार्बिंग करती है, रिसिप्ट पर्सन, यानी कि पर्सन को खरीदने और बेचने वाली कैटेगरी जो होगी उसको आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी से काम हो रहा है, उसको एक्सप्लॉयट किया जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया ना अभी यहाँ पर कि एक तरीके से किसी को चाइल्ड लेबर में लगा लेंगे, फोर्स लेबर में लगा लेंगे, स्लेवरी में लगा लेंगे, देह व्यापार में लगा लेंगे, किसी के ऑर्गन निकालकर बेच देंगे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी हरकतें जो होती हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर में आती है। तो इससे रिलेटेड हमारे देश में क्या कोई कानून व्यवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल है। इमोरल ट्रैफिकिंग जो यहाँ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का। तो इसके तहत हम लोग एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, इन इशू के साथ में डील करते हैं। दूसरे यहाँ पर अगर पार्ट 3 के आप लोग जाएंगे अंदर संविधान के अंदर में तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इन फंडामेंटल राइट में जब आप लोग आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में बात करते हैं तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि किसी का भी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में भी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 जो होता है ये बेसिकली यहां पर बात करता है स्लेवरी की प्रैक्टिस हो गई या फोर्स लेबर हो गई उनको रोके। और आर्टिकल 24 मैंने आप लोगों को बताया था ये चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करता है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में कोई भी पूछ ले तो आर्टिकल 24 आप लोग आंख बंद कर जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के 25 सेक्शन ऐसे हैं, जैसे कि सेक्शन अगर बात करें 366A, सेक्शन 366B, सेक्शन 70, सेक्शन 374, तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि यहाँ पर इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। हमारी कंट्री में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट है। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट भी हमारे देश में जो कि इन मुद्दों को रोकने का काम करते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में दुनिया भर के कानून ऐसे हैं, अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आप लोगों से पूछा भी गया है, अलग अलग एग्जाम्स में स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे चलता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में बनाई गई, ठीक है। 2001 में बनाई गई। उस टाइम पर यहाँ पर रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, इसी के साथ में किर्गिज, इसको किर्गिज एक तरीके से रिपब्लिक भी बोलते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये कंट्री थी। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इन 6 कंट्री के द्वारा मिलकर यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें आज की डेट में आप लोगों को 9 मेंबर देखने को मिलेंगे। 9 मेंबर में सारे के सारे याद रखे या ना रखे, पर हाँ ये जरूर याद रखेगा कि इंडिया जो था वो इसका ऑब्जर्वर बना था 2005 में। और इंपोर्टेंट यहां पर ये बन जाता है इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया पाकिस्तान के साथ मिलकर परमानेंट मेंबरशिप में 2017 में। यानी कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो परमानेंट मेंबर बन गए थे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना। एक और स्टार मार्क का मुद्दा यहां पर है ईरान। ईरान को फुल मेंबरशिप दे दी गई यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी 2021 में। अगर विकिपीडिया पर जाकर आप लोग इस न्यूज को देखोगे तो वहां पर अभी अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। वहां पर अभी टोटल 8 ही मेंबर दिखा रहे हैं, पर लेकिन अभी ईरान को यहां पर फुल मेंबरशिप ग्रांट की गई है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2021 में। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए तो समझ में आ गया, चलो बीजिंग के अंदर चाइना में इसका हेडक्वार्टर है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये RATS, इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ एक स्ट्रक्चर बनाया गया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इवन पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट इसमें करता है। तो कई बार खिल्ली भी उड़ाई जाती है कि पाकिस्तान को इसका पार्ट बना रहा है, पाकिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इसके चलते कई बार पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म भी होता है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है बेसिकली ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ताशकंद जो है बेसिकली कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं।
देखिए आप लोग ना जब भी कोई भी ऐसी कोई चीजें देखने को मिले उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद है यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोग देखते हैं तो ये ताशकंद हो गया। तो ये पर्टिकुलर इसका हेडक्वार्टर है जहां पर आप लोगों को बेसिकली रैट यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड याद रखिएगा समिट जो होती है वो एनुअली आप लोगों को देखने को मिलती है, हर साल होती है इसकी। ये बेसिकली मेंबर पर रोटेशन होता रहता है, अभी एक जगह हो रही तो कल को दूसरी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ और भी है, तो यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये बेसिकली उज्ज्वला, तो उज्ज्वला के बारे में डायरेक्ट पूछ ले तो क्या है यहाँ पर। तो उज्ज्वला स्कीम 2007 में बेसिकली लाई गई थी। यहाँ पर ये क्या था, ट्रैफिकिंग जो चिल्ड्रन और वुमेन है उसको रोकने का काम किया गया। तो प्रिवेंट करना है, रेस्क्यू करना है, रिहेबिलिट करना है, एक तरीके से रीइंटीग्रेट करना है, इसी के साथ में यहाँ पर रिपैट्रिएट करना है। यानी कि एक तरीके से कोई भी सेक्सुअल अगर कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किसी का किया जा रहा है, किसी को पकड़कर कहीं पर लेकर बेच दिया गया, तो वहां से उसको बचाना भी है, फिर उसकी जिंदगी को सही डायमेंशन में लेकर भी आना है। तो ये सारा काम यहाँ पर किया गया। तो रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन जो विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो उसको यहाँ पर बचाना है। यानी कि महिला अगर किसी ऐसे धंधे में जिसको धकेल दिया गया है उसको वहां से निकाल कर लेकर आना है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो स्वधार गृह, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसके बारे में याद रखिएगा। स्वधार गृह स्कीम है यहाँ पर, जिसको सखी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। सखी स्कीम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन है, ठीक है। तो कई सारी ये वुमेन से रिलेटेड जो कंसर्न है उनको टैकल करती है। तो हमारी कंट्री में जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है, यानी कि जो अमित शाह जी के अंडर में गृह मंत्रालय है, वो यहाँ पर बात करता है, स्ट्रेंथ करता है लॉ इन्फोर्समेंट के मुद्दे पर जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट भी बनाई गई हमारे देश के अंदर में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग 270 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के अंदर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई जगह 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया जिसको बोला गया ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल। तो यानी कि हमारी कंट्री में एक बिल है अभी यहाँ पर जो कि मुद्दा लेकर आया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जो बेसिकली ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज अगर कोई क्राइम होता है तो इसको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं यहाँ पर पालेर्मो, ठीक है। तो पालेर्मो कन्वेंशन ये है बेसिकली, ठीक है। तो ये इसी मुद्दे के ऊपर भी बात करता है पालेर्मो कन्वेंशन। याद रखने के लिए इसको आप लोग जाकर एक बार मैप में देखिएगा पालेर्मो को। तो पालेर्मो अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, ये इटली के अंदर एक आइलैंड है, ठीक है। जो आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है बेसिकली SI, स्टार्टिंग का वर्ड मैं बता देता हूँ SI चलो SI स्टार्टिंग का वर्ड है, ये कौन सा आइलैंड है इसका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जाकर देखोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे इसके ऊपर 1-2 मिनट, तो आप लोग इसको फिर याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं। कल को चलकर पालेर्मो कन्वेंशन अगर मैच करने के लिए भी आ जाए तो क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार प्रीलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में सार्क का जो कन्वेंशन है यहाँ पर, प्रिवेंशन एंड जो कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग वुमेन और जो चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि अगर यहाँ पर वेश्यावृत्ति से यहाँ पर बेसिकली बचाना है बच्चों को और महिलाओं को, तो उसके लिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, सॉरी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, यानी कि जो सार्क है वो भी यहाँ पर काम करता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर बात करें तो एंटी ट्रैफिकिंग जो नोडल सेल है वो सेट की गई थी 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में जो जुडिशरी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट लेवल पर आप लोग चीजों को यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर कोई ऐसा मुद्दा बनकर आता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है यहाँ पर कि एक डायरेक्ट जो बात की जाएगी तो हाई कोर्ट के लेवल पर आप लोग केस को पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है। तो क्या क्या समझे यहाँ पर, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहां पर हुई, तो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, हमारी कंट्री में कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से आर्टिकल है, वो समझा हम लोगों ने यहाँ पर। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा कब ज्वाइन किया गया और अभी ईरान के द्वारा ज्वाइन किया गया, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया और रेट्स क्या है, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों से तो कौन कौन से एक्ट है इंडिया के अंदर में और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रोविजन यहाँ पर है, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग यहाँ पर कवर हो गई। पहले में मैंने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर कर लिया। तो आर्टिकल के साथ साथ में 2 ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो गई, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है बेसिकली अभी रिसेंटली क्या किया गया, हरियाणा के द्वारा एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया था 2020 में। उसमें बोला गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में, यानी कि अपने ही राज्य के अंदर में अपने ही कैंडिडेट को जॉब दी जाएगी। तो हरियाणा के अंदर जो यहाँ पर बेसिकली कैंडिडेट है उन्हीं को जॉब मिलेगी जो हरियाणा के लोग हैं। यहाँ पर अगर 30,000 तक की सैलरी वाली जॉब है तो इस मुद्दे को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समझ लेते हैं पहले आखिर क्या मुद्दा है।
15 जनवरी 2022 में ये बोला गया है हरियाणा के द्वारा कि 15 जनवरी 2022 में हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। यानी कि अगर आने वाले टाइम में कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर 10 लोग या फिर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर उसके अंदर 75% जो सीट है, ऑल जॉब जो उसके द्वारा ऑफर की जाती है 30,000 से नीचे की सैलरी वाली, उसमें 75% जो जॉब है वो हरियाणा के ही लोग वहां पर देखने को मिलेंगे और कोई बाहर का इंसान वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके चलते जो जॉब है वो प्रोवाइड जो पुराने वाली कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, या कोई एक तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कोई काम करने वाली है, ठीक है, तो उनके लिए यहां पर ये एक तरीके से फोकस का मुद्दा हो जाता है कि उन्हीं को जॉब प्रोवाइड करानी है। तो यहां पर क्या होगा, बोला यह जा रहा है कि यहां पर ये डिसअलाउ करेंगे यहां पर जो इन्फ्लक्स होता है जो टैलेंट का, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि बाहर से कोई अगर राज्य के अंदर में आता है वो यहां पर नहीं आ पाएगा, उसी राज्य के लोगों के जो है जॉब यहां पर मिलेगी। और ये इनका टारगेट जो है बेसिकली ये जो एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा लगभग 10 साल तक यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। राज्य की जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ गया कि तुमको अपने ही लोगों को जॉब प्रोवाइड करानी है, तो इसके चलते राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा उनको जॉब प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो यहां पर अगर कोई इस एक्ट को फॉलो नहीं करेगा, ये पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी इसको रख दिया गया है, तो इसकी वजह से और ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो गई है। अभी अगर मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके चलते यहां पर बात करें तो कुछ रिलैक्सेशन भी इनके द्वारा दी गई है। जैसे पहले अगर डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट पड़ती थी तो पहले 15 साल थी, यहां पर अगर आज के लिए 5 साल तक आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों को वहां पर बेसिकली एक बोनाफाइड मिल जाएगा कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और आप लोग वहां पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये मैंडेटरी किया गया कि 30,000 से नीचे के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको आप लोग जॉब प्रोवाइड कराएंगे, तो यहां पर ऑल जो भी इंप्लॉयर हैं, जो भी जॉब प्रोवाइड कराने वाले जो लोग हैं और जिनको जॉब प्रोवाइड सॉरी कई बार ना बोलते बोलते सांस लंबी खिंच जाती है, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, उस पर सारी चीजें अपडेट देखने को मिलेगी कि यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से काम किया जा रहा है, यानी कि सारी चीजें अप टू डेट चाहिए, यहाँ पर ये बोला गया है। अभी ये मुद्दा अकेला हरियाणा का नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा बोला गया है कि अगर वो कल को जीत कर आ जाते हैं गोवा के अंदर में और इसी के साथ में उत्तराखंड के अंदर में, तो वहां पर 80% जो सीट है वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे। इसी तरीके से हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका पॉपुलिस्ट मेजर हो गया है। पहले एक तरीके से लोगों को चीजें बांटने की बात की जाती थी, अब यहां पर जॉब बांटने की बात की जा रही है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आप लोगों के लिए अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यह है कि ये जो ऐसे काम यहां पर राज्य के द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो उसके अपोजिट में है ये। संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं पार्ट 3 के अंदर, तो संविधान के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 14 ये बात करता है बेसिकली प्रोवाइड करनी है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर कोई भी लॉ है देश के अंदर में तो यहां पर उसके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, और यहां पर इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कहां पैदा हुआ है ये आप लोगों को काउंट नहीं करना है, लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना है, ठीक है। तो ये यहां पर आर्टिकल 14 का हनन कर रहा है। आर्टिकल 15 बात करता है एक तरीके से कि गार्ड करना है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी यहां पर एक तरीके से भेदभाव नहीं करना है प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कि इस राज्य का नहीं है दूसरे राज्य का है, तो ये आर्टिकल 15 भी हनन कर रहा है। आर्टिकल 16 बात करता है कि प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई हरकत नहीं करनी है कि यहां पर इस एरिया का पैदा हुआ इंसान नहीं है, यहां पर इसको जॉब नहीं मिलेगी। आर्टिकल 19 यहां पर ये बात करता है कि मूव फ्रीली आप लोग टेरिटरी में घूम सकते हैं, ठीक है। सिटीजन को तो इसके ऊपर भी एक तरीके से रोक लगा रहा है कि बाहर का सिटीजन आकर यहां पर जॉब नहीं करेगा, तो इस आर्टिकल का भी हनन हो रहा है। तो संविधान के अंदर जो यहां पर बेसिकली हक प्रोवाइड कराए गए हैं, बेसिकली मूल अधिकार जिनको आप लोग बोलते हैं, ये सारे मूल अधिकार जो है यहां पर अभी हनन में पड़ गए हैं। ये पर्टिकुलर मुद्दे को लेते हैं जो राज्य यहां पर इस बड़े के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज का हो रहा है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर देखें तो रीजन क्या है यहां पर राज्य ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, उसके रीजन एक तो सबसे बड़ा रीजन तो है वोट बैंक। बाहर का कोई मुद्दा अगर यहां पर बाहर का कोई कैंडिडेट अगर यहां पर आएगा हरियाणा के अंदर में, तो यार वो वोट बैंक तो इनका बनेगा नहीं, वोट बैंक तो लोकल ही लोग बनेंगे, और लोकल लोग कोई जॉब नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लोग ये कहेंगे लोकल वाले कि हम तुमको वोट क्यों दे, तुमने तो जॉब ही नहीं दी हमको। तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो गया है। जो आज की डेट में एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेंट लोग आते हैं वो यहां पर आ तो जाते हैं पर लेकिन वोट नहीं डाल पाते यहां पर इनके लिए। तो यहां पर जॉब फॉर लोकल, यहां पर बेसिकली लेजिस्लेशन की जो बात की जा रही है, ये लोकल को जॉब प्रोवाइड करेगी, तो इनके लिए काफी बड़ा इलेक्टोरल का मुद्दा हो जाता है कि जॉब के बदले वोट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा यहां पर जब आर्थिक मंदी अभी रिसेंटली आई है कोविड-19 के चलते, बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उसकी वजह से काफी प्रेशर पड़ा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काफी कम हो गए, तो उसकी वजह से यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उनके द्वारा ऐसे स्टेप उठाने पड़ गए, ठीक है। इंक्रीज अगर बात करें यहां पर इनकम और टैलेंट के बारे में बात की जा रही है, जो जॉब फॉर लोकल के बारे में अगर बात करते हैं तो विल नोट एक तरीके से जो यहां पर राज्य के अंदर जो टैलेंटेड पर्सन है ना, तो उनको कम से कम यहां पर रिटेन कर पाएंगे। इसी के साथ में
इनकम भी जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग रहने वाले हैं कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। आप लोग करने के लिए जॉब आगे आज की डेट में हरियाणा के अंदर में, तो हरियाणा से जो भी पैसा आप लोग कमाएंगे वो महाराष्ट्र में लेकर जाएंगे। तो महाराष्ट्र में जाकर आप लोग रहेंगे, अपने घर पर खर्चा करेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, अपना टीवी खरीद कर लेकर आएंगे, फोन खरीदेंगे, तो सारा जो कमाई चलेगी वो हरियाणा की महाराष्ट्र में चलेगी। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे बाहर के देश में काम कर अपने देश में रेमिटेंस भेजने वाला मुद्दा हो गया, वही मुद्दा है यहाँ पर। तो इसके चलते ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर बोला गया, अभी रिसेंटली कई सारी कंपनी अपना बेस स्टैब्लिश कर रही है देश के अलग अलग पार्ट में। तो जब भी कोई लैंड एक्वाइजेशन करता है, यानी कि कोई लैंड अगर कोई कहीं पर खरीद रहा है कि यहां पर मैं अपना कंपनी स्टैब्लिश करूंगा, तो उस लैंड एक्वाइजेशन करते हुए यहां पर ये गारंटी दी जाती है कि जिस भी इंसान की लैंड यहां पर दी जाएगी, उनके घर में से किसी न किसी एक को यहां पर जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी इस कंपनी में। तो ये भी मुद्दा यहां पर रहता है। तो उसके चलते भी यहां पर ये आसान हो जाता है कि लोकल यूथ को जॉब प्रोवाइड करानी है। पर लेकिन ये चीजें आसान भी नहीं है, कई सारे कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से एक तो इन्वेस्टर जो है वो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि लगे कि इन्वेस्टर को यार हमारे लेवल के लोग ही नहीं यहां पर मिल पा रहे हैं, तो कैसा होगा। तो लार्ज डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो किसी और एरिया में यहां पर जा सकती है, इस एरिया को छोड़कर जहां पर ऐसे लॉ इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये इफेक्ट कर सकता है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को। जो भी यहां पर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर सन ऑफ द सोइल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि अपने ही लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो एक तरीके से ये देश के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। अगर हम लोग अपनी कंट्री के एक नेशनल लेवल पर बात करें तो ये लोगों को रीजनल लेवल पर भी डिवीजन करने का काम करते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से पर्टिकुलर एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जैसे गिग जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, मान लीजिए मुझे कल को एक वेबसाइट डेवलप करवानी है, एक ऐप डेवलप करवाना है, ठीक है। मान लीजिए मैं आज के डेट में हरियाणा में रहता हूं, या फिर मैं आज के डेट में महाराष्ट्र में रहता हूं, या फिर किसी और ऐसे राज्य में रहता हूं जहां पर ये लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। और वो तो ये बोलेंगे तुम बाहर से किसी को ले नहीं सकते, मान लीजिए उसको जो सैलरी देनी है उसको वो अंडर 30,000 हम लोगों ने देनी है, ठीक है, कि ये वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। ये बोलेंगे 30,000 के अंडर का काम है, तो भाई साहब अपने ही राज्य के अंदर इसको कवर कराओ, बाहर से तुमको किसी को लेके ही नहीं आना है। पता चला यहां पर कोई उस लेवल पे उस वेबसाइट को डिजाइन ही नहीं कर पा रहा है जैसी वेबसाइट डिजाइन करवानी है। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि हरियाणा या फिर इन राज्य के अंदर जो भी यहां पर ये लॉ लेकर आ रहे हैं वहां टैलेंटेड पर्सन नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी राज्य के साथ में आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, तो उसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। कई सारे बच्चे इस पर भी कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। तो वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है, ठीक है। तो ये अभी मुद्दा क्या था, हरियाणा के बारे में बात की, क्या क्या कानून है और क्यों ये मुद्दा बन रहा है वो हम लोगों ने समझा। संविधान में इसको लेकर क्या क्या प्रोविजन है वो भी मैंने आप लोगों को बताया काफी डिटेल में, ठीक है। और इसी के साथ में क्यों यहाँ पर ये क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं वो भी हम लोगों ने देखे। तो काफी डिटेल में संविधान वाला जो एंगल है वो भी आप लोग याद रखेगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। रिसेंटली काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली इन्वायरमेंट और गवर्नेंस से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी एक स्टडी की गई पंजाब के अंदर में और ये बोला गया कि जहां जहां पर भी स्टेबल बर्निंग की जा रही है, यानी कि घास फूस जो जलाया जा रहा है पंजाब के अंदर, वहां पर लोगों के अंदर जो लंग्स का इंफेक्शन है वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बर्निंग जो है वो रिड्यूस कर रही है, जो लंग्स के जो बेसिकली इंफेक्शन है उसमें काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है। तो पंजाब के अंदर ये स्टडी पोल्यूशन फ्रॉम द स्टेबल बर्निंग, ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, यानी कि लंग का फंक्शन जो है रिड्यूस कर रहा है, यानी कि लंग में इंफेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। तो पहली स्टडी की गई थी अक्टूबर में 2018 में और फिर की गई मार्च से लेकर अप्रैल 2019 में। तो ये देखने को मिला कि पार्टिकुलेट मैटर जो है यहाँ पर वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 ग्राम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 ग्राम पर जो मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर इसी के चलते यहां पर 250 ग्राम पर मीटर क्यूब की आप करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली माना जा रहा है कि WHO का जो पर्टिकुलर एक एरिया है उससे लगभग यहां पर ये 10 से 15 टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में भी कंपेयर करेंगे तो इसको समझ सकते हैं आप लोग WHO का और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये 5 होना चाहिए यहाँ पर, या फिर मैक्सिमम यहाँ पर 15 होना चाहिए, यानी कि एनुअल एवरेज तो 5 होना चाहिए और जो ईयर का एवरेज होना चाहिए यहाँ पर, अगर जो डे बाई डे का एवरेज होना चाहिए 24 घंटे का, वो लगभग 15 आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर जो यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से माने तो ये 40 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। पर यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है 100 से लेकर 250। तो यानी कि यहाँ से काफी गुना ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाए तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से एक आंखों में जलन होगी, त्वचा भी आप लोगों को दिक्कत में देखने को मिलेगी, सांस भी इंसानों का फूलना होना, चेस्ट नहीं होती छाती होती है उससे गड़गड़ाहट की आवाज आना, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है जो फंक्शन, यानी कि अगर यहाँ पर बात करें जो बेसिकली इंसान के जो फेफड़े हैं उस पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर जो मेल है उसके अंदर 10 से लेकर 14% तक दिक्कत देखने को मिल रही है, और जो फीमेल है वहां पर बेसिकली 15 से लेकर 18% तक का दिक्कत देखने को मिल रही है। यानी कि जो फेफड़े की बीमारी होती है, सांस लेते
टाइम यहाँ पर वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मेल, अगर पोल्यूशन का वो शिकार होती है तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। इफेक्ट क्या है, तो पोल्यूशन का आप लोगों को देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, CH4 मीथेन, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, यहाँ पर मीथेन हो गया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी के साथ में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और सर्दियों में खासकर एक नहीं था कि काफी धुंध आ जाती है वो बेसिकली, ठीक है, एक थिक ब्लैंकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा स्मोक का, तो वो निकल कर आता है। सोयल की फर्टिलिटी के बारे में अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। एक तरीके से जब उसको जलाते हैं तो यहाँ पर उसकी फर्टिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है और हीट पेनिट्रेशन होता है काफी लार्ज स्केल पर, यानी कि जब जमीन को जलाते हैं तो उसके अंदर केंचुए वगैरह और कई सारे माइक्रोबीज जो हैं वो भी यहाँ पर मर जाते हैं, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे बड़ा तो है इन सीटू ट्रीटमेंट। इन सीटू का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में मैं कोई एक पर्टिकुलर हॉस्टल बनाऊं और उस हॉस्टल में रखूं बच्चों को और वहीं पर ही उनको पढ़ाऊं वहां पर, ठीक है, बोले कि हमारे बच्चे यहाँ पर ये सारे यहीं पर पढ़ेंगे, पर लेकिन मैं बोलूं कि कुछ फैसिलिटी ऐसी है यहाँ पर कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो लड़कियों के लिए यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं देखने को मिल रही है, लड़कियों के लिए अलग से कहीं दूर जाकर एक और हॉस्टल बना देते हैं। इस हॉस्टल से मेन हॉस्टल ये हो गया पर बाहर जाकर बना दिया, तो ये हो गया एक्स-सीटू प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये इन सीटू हो गया कि अपना ही कैंपस है, यहाँ पर एक कॉलेज है उसी के अंदर हॉस्टल हो गया, एक हो गया बाहर कोई हॉस्टल बना दिया वहां पर रखना, ठीक है। तो बाहर वाले को बोलते हैं एक्स सीटू और अंदर वाले को बोलते हैं इन सीटू। तो इन सीटू भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं जीरो टिलिंग मशीन के थ्रू, बायो डिकम्पोजर के थ्रू, कई सारे उदाहरण हैं। एक्स सीटू क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से रॉ मटेरियल निकालो जो भी घास फूस हैं और बाहर ले जाके उनको कैटल का फोडर बना दो या फिर उनका आप लोग एथेनॉल बना लो, उसको यूज कर लो एक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी का यूज करके जैसे कि टर्बो हैप्पी सीडर मशीन हो गया, ऐसी मशीन भी यूज कर आप लोग चीजों को टैकल कर सकते हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन हो जाता है। तो इसके ऊपर भी मुद्दे के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न एक तरीके से कि जिस तरीके से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट हो उस लेवल पे उसको चेंज कर सकते हैं। और बायो एंजाइम पूसा, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर इसके बारे में, तो एक तरीके का ये ऐसा डिकम्पोजर है जो कि अगर आपकी जो खेतों में जो घास फूस है वो 45 दिन में अगर गलता है तो ये ओनली उसको 20 दिन में गलाकर साइड में रख देगा। तो ये भी यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट है जिसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कई सारे मुद्दे जिसको लेकर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे एक इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में यहां पर बात करते हैं जिसको बोला गया है बेसिकली, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं अगर कोई न्यूज में होता है, ठीक है। तो यहां पर बाउगेनविला आइलैंड के बारे में बात की जा रही है। ये जो आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कहीं ऊपर जब आप लोग जाएंगे इस एरिया में देखने को मिलेगा। इसमें हाईएस्ट जो माउंटेन है उसको बोलते हैं यहाँ पर बालबी। तो बालबी है यहाँ पर बेसिकली जर्मन जो एम्पायर है उसके नॉर्थ जो सोलोमन है वहां पर आप लोगों को एक तरीके से कनेक्टेड नजर आएगा। यहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक जो न्यू पोपिन गुनिया जो कि प्रीवियसली इसके अंडर में था तो उसका पार्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। दो एरिया है यहाँ पर, एक तो बालबी हो गया और एक हो गया यहाँ पर बेसिकली बगाना। तो यहाँ पर बगाना जो है ये दोनों एक्टिव वोल्केनो है और बालबी, और ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर डाला, तो इसी के साथ में काफी अच्छे से आंसर भी यहाँ पर दिए गए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। तो तुषार के द्वारा काफी अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए जो मैंने आप लोगों को आंसर भी बताए थे। तो बेसिकली देख लेना अच्छे से, आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर देते हैं। और हाँ, आप लोगों का टारगेट कैसा अचीव किया आप लोगों ने वो जरूर बताया करो शाम को, जब आप लोगों का टारगेट कंप्लीट होता है। अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि हाँ सर आज चीज ये कवर कर ली, ठीक है, तो उसको जरूर पार्टिसिपेट किया करो। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, एक इंपॉर्टेंट डे देखा, इसी के साथ में मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर बेसिकली इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को, ये कौन कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में वो भी हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाँ इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के बारे में भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हमारे देश में हुई, इसको लेकर जो मुद्दे थे मैंने सारे बताए आप लोगों को, कौन कौन सा आर्टिकल है वो भी याद रख लेना। इसी के साथ में कब इसको ऐड किया गया, इंडिया का पार्ट बना, नई कंट्री कौन सा बना, RATS क्या है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और भी बेसिक जुड़ी हुई चीजें जानी, उज्ज्वला जो है इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है वो समझा, कौन कौन से आर्टिकल का हनन यहाँ पर हो रहा है, कौन कौन से राज्य काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंज है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया वो हम लोगों ने देखा किसके बारे में, ये था बेसिकली हैप्पी सीडर के बारे में। तो हैप्पी सीडर बोल रहा हूँ पोल्यूशन के बारे में, तो हैप्पी सीडर मशीन भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। ये क्या क्या मुद्दा है और क्या बीमारी देखने को मिल रही है वो हम लोगों ने डिटेल में समझा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेस में हम लोगों ने यहाँ पर समझी एक लोकेशन के बारे में जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में समझी। अब क्वेश्चन है जिनके आप लोगों को अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो कौन सी एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में देखने को मिलती है, शक्ति, वरुणा और गरुड़ा, ये आप लोग को बताना है। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन का 23वां मेंबर कौन बना ये बताइए। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी 19वीं मीटिंग कहां पर हुई, चिल्ड्रन और वुमेन की ट्रैफिकिंग को लेकर। कौन से आर्टिकल है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान कब मेंबर बने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और रिसेंटली अभी कौन सा मेंबर बना संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी और कहां पर बेसिकली ये बना था। इसी के साथ में रेट्स के फुल फॉर्म बतानी है और कौन सा आर्टिकल बताता है
कि अपने देश में फ्रीली आप लोग मूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट डे मैंने आप लोगों से पूछे, फिर वही काम कर दिया मैंने देखो क्या दिक्कत कर रखी है। कल भी यही काम किया था आप लोगों को बेसिकली लेक्चर पढ़ाते टाइम। अभी ये क्या, नीचे वाली स्लाइड में बेसिकली वो क्वेश्चन है और ऊपर वाले स्लाइड में आंसर लगा रखे हैं। इनके स्लाइड नहीं होती, स्लाइड ऐसे लगी रहती है, ठीक है। तो जो इसमें क्वेश्चन लगने थे जिस स्लाइड में, उसमें आंसर लगा रखे हैं, मतलब वो फुल स्लाइड आंसर की है और नीचे वाली में क्वेश्चन है। तो जैसे आगे बढ़ता हूँ स्लाइड में तो वो पहले वाली स्लाइड आ जाती है। तो ये हरकत कल भी की मैंने, आज भी होगी स्टार्टिंग में। चलिए कोई नहीं, आंसर आप लोग देख लीजिए। तो यूनाइटेड जो यहाँ पर जो यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में बात की थी, 15th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप आप लोगों को देखने को मिला था, जिसके बारे में आप लोगों से बात की थी डिटेल में, इसको पढ़ लेना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और एनसीआरबी महाराष्ट्र के बारे में और ये सारी चीजें, ठीक है, तो देख लेना इसको। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से, और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।